हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करते हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए जी, जल्दी से अभी हम करेंगे PYQs, MCQs। जिससे कि आपको पता है कि हम PYQs और MCQs कर रहे हैं और डेली हमारी ये सीरीज चलेगी अभी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ।
स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम रखने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? पत्रिकाएं पूछी गई थी इस बार। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम रखने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न नंबर 1 के लिए आपको जवाब देना है। जल्दी जल्दी से हम कोशिश करेंगे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएं। सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1868। प्रश्न नंबर 2, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मतलब मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे किसी के। सुरुचि सी, मनीषा बी। चले, महात्मा गांधी सही इसका जवाब है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो इसका सही जवाब है डी, चंपारण आंदोलन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 4, कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य प्राकृतिक है। सॉरी। प्रश्न नंबर 4 के लिए आपको जवाब देना है। तो 4 का सही जवाब है बी, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? सवाल है आपका ये, और क्या कहते हैं? राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, डेविड थोरी, रोमिया रोला। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, डेविड थोरी, रोमिया रोला। पांच का सही जवाब बी, बिल्कुल सही आंसर सुरुचि का, जॉन रस्किन। प्रश्न नंबर 6, भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, असत्य बोलना, या इनमें से कोई नहीं। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, असत्य बोलना, या इनमें से कोई नहीं। 20 का सही जवाब है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। ठीक है, तो स्वदेशी वस्तुओं के लिए इन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? मतलब किसने उपाधि दी या किसने कहा? क्वेश्चन देखिए, जवाब दे, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड।
तो जी इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, ये किसने और कहां नोट किया है? हिंदी नई चाल में ढली ये किसने और कहां पर नोट किया है? कालचक्र नामक निबंध में मैंने आपको बताया था, ये कालचक्र निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, इन्होंने कहा हिंदी नई चाल में ढली। चले प्रश्न नंबर 9, कौन सा सत्ता दल दलित समस्या को केंद्र में रखकर स्थापित किया गया? भारतेंदु ने, हाँ गुड। कौन सा सत्ता दल दलित समस्या को केंद्र में रखकर स्थापित किया गया? भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसका सही जवाब बताना है आपको प्रश्न नंबर 9 के लिए। सही जवाब है इसका बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर, गांधी, कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया। अंबेडकर, गांधी, कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक। दस का डी बिल्कुल सही, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न नंबर 11, उत्तर आधुनिकता के केंद्र में है स्वदेशी बाजार, प्रौद्योगिकी, मानव पूंजी, प्राकृतिक संरक्षण। उत्तर आधुनिकता के केंद्र में कौन है? स्वदेशी बाजार और प्रौद्योगिकी, मानव पूंजी, प्राकृतिक संरक्षण। प्रश्न नंबर 11 के लिए आपको आंसर देना है और 11 का सही जवाब है प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, उत्तर आधुनिकता से संबंधित विचारक कौन है? ल्योतार्थ, गांधी जी, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे। उत्तर आधुनिकता से संबंधित विचारक ल्योतार्थ, गांधी जी, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का ल्योतार्थ बिल्कुल सही, सुरुचि का सही आंसर ल्योतार्थ। प्रश्न नंबर 13, हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत किस सन में प्रकाशित हुई थी? आपके सिलेबस में भी है, पढ़ना पड़ता है आपको ये सब, तो पता ही होगा, है ना? और आपको पता है इस बार का जो पेपर था वो सारा सिलेबस में से ही आया था, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं था। तो अपने सिलेबस पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है ना। चलें, हीरा डोम की कविता कब प्रकाशित हुई? 1914 में। प्रश्न नंबर 14, कार्ल मार्क्स 1847 में किसके साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने 1847 में किसके साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया? हिटलर, हीगल, एंजल्स और बेंथम। 14 का सी जवाब दिया है, सी बिल्कुल सही, एंजल्स। प्रश्न नंबर 16, मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत किस अवस्था को नहीं माना? आदिम साम्यवाद, दास प्रणाली, सामंतवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत किस अवस्था को नहीं माना? आदिम साम्यवाद, दास प्रणाली, सामंतवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, विश्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था?
नई दिल्ली, पेरिस, लंदन या फिर मॉस्को? विश्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, पेरिस में, लंदन में, मॉस्को में? इनमें से आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब है पेरिस। मनीषा ने बताया बी कि 18 का अस्तित्ववाद के संदर्भ में असंगत विकल्प बताना है आपको। व्यक्ति की महत्ता, क्षणवादी जीवन दर्शन, नैतिकता एवं आचार संहिता का विरोध और अति धार्मिकता में भरोसा। आज इंटरनेट सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? डी इसका सही जवाब है, अति धार्मिकता में भरोसा। प्रश्न नंबर 19, मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप प्रगतिवादी काव्य में नहीं है धर्म और ईश्वर का विरोध, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा भाव, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति, कुछ कविताओं में हिंसा का समर्थन। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है सी, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति। प्रश्न नंबर 20, इनमें से अस्तित्ववाद के समर्थक कौन है? किरकेगार्ड, नीत्शे, सार्त्र या फिर ये सभी? इनमें से अस्तित्ववाद का समर्थक कौन है? किरकेगार्ड, नीत्शे, सार्त्र या फिर सभी? इसका सही जवाब है सभी। किरकेगार्ड, नीत्शे और सार्त्र तीनों ही अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 21, चयन की स्वतंत्रता और मृत्यु से साक्षात्कार किस विचारधारा की उपज है? एक आगे की कहानी है ना, उसमें भी मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया है। कौन सी कहानी है, किसी को पता है? जिसमें पॉल है, पात्र पॉल, और कौन है? पढ़ी होगी कहानी आपने ये, अस्तित्ववाद। प्रश्न नंबर 22, अचेतन अवचेतन मन की इच्छाएं, अचेतन या फिर अवचेतन दोनों एक ही बात है, मन की इच्छाएं ही कला, साहित्य और स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं, यह मत इनमें से किसका है? फ्रायड, एडलर, क्रोचे, रोलाबार्थ। अचेतन मन की इच्छाएं ही कला, साहित्य और स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं, यह मत इनमें से किसका है? फ्रायड, एडलर, क्रोचे, रोलाबार्थ। 22 का ए बिल्कुल सही है जवाब आपका, फ्रायड। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, किसने कहा है? डॉक्टर कामिल बुल्के, आचार्य शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो 23 का सही जवाब है डॉक्टर कामिल बुल्के। ठीक है, ना ही शुक्ल ने ऐसी कोई बात कही है, ना हजारीप्रसाद द्विवेदी ने, ना रामविलास शर्मा ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 24, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला, नंदुलारे वाजपेयी, हजारीप्रसाद द्विवेदी। ए बिल्कुल सही, आचार्य शुक्ल ने कहा है ये। प्रश्न नंबर 25, 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है, तीसरी मंजिल महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग है, तो चौथी मंजिल छायावाद और निराला का साहित्य है। यह कथन किसका है? हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय। तो सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 26, हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली हिंदी की पहली पत्रिका बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, प्रजा, हितैषी।
हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली हिंदी की पहली पत्रिका? बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, प्रजा, हितैषी। सही जवाब है ए, बनारस अखबार। प्रश्न नंबर 27, नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, किसका कथन है? किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, अज्ञेय, हजारीप्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? सताइस का ए, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण की शुरुआत कब से मानते हैं? 1857 की क्रांति से, 1905 की बंगाल विभाजन से, 1850 की भारतेंदु के जन्म से, 1900 सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। अब आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था और 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1857 की क्रांति से मानते हैं ये। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। 28 का ए सही जवाब है। ठीक है, 1857 की क्रांति। 29, प्रश्न नंबर 29, गांधी जी ने न्यासीता ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था, असहयोग आंदोलन को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ किया था, या कंपनियों के फायदों को मजदूरों में वितरित करने के लिए किया था, या फिर कृषि संबंधी सिद्धांत था जिसमें कर माफी के समर्थन में किया था? इनमें से कौन सा जवाब सही है वो आपको बताना है। जो न्यासीता का सिद्धांत था उसमें क्या प्रस्तुत किया था इन्होंने, क्यों किया था? इसका जवाब आपको देना है और इसका सही जवाब है सी, कंपनियों के फायदों को मजदूरों में वितरित करने हेतु। तो मतलब इन्होंने क्या कहा था कि अगर कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेती है, मान लो क्योंकि कंपनी में वर्कर्स जो है बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, मिलकर के करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और अगर कंपनी को कोई बड़ा प्रॉफिट होता है, बड़ा छोटा जैसा भी कोई भी फायदा होता है, तो कंपनी का क्या होना चाहिए कि वो जितने भी मजदूर उस कंपनी में काम करते हैं उनमें वो उसका जो हिस्सा है सबको मतलब बराबर बराबर हिस्सा उनमें बांटे, जितने भी मजदूर वहां पे काम करते हैं, क्योंकि वो मेहनत से काम करते हैं। तो वो अगर कंपनी को कोई फायदा होता है तो ऐसे नहीं कि कंपनी खुद ही खा जाए या फिर कंपनी के मालिक खुद अपने लिए ही सब कुछ रख ले, बल्कि जो उस कंपनी में काम करते हैं मजदूर उनमें भी वो फायदा जो है कुछ हिस्सों में वितरित होना चाहिए, मतलब उनको भी मिलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने किया था ये न्यासीता का सिद्धांत। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको ये मिलेगा, मतलब यूनिट 4 के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। 30, प्रश्न नंबर 30, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? इंदौर, दिल्ली, बंगलुरु, नागपुर। तो सही जवाब है इसका नागपुर। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 31, किसका कथन है हिंदी और उर्दू न्यारी न्यारी भाषाएं हैं? लल्लूलाल का, सदा सुखलाल का, और लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद, सितारे हिंद। मनीषा 30 का डी, सुरुचि बी। वेरी गुड। अभी बताना आपको प्रश्न नंबर 31 के लिए जवाब देना है, हिंदी और उर्दू न्यारी न्यारी बोली है ऐसा करके किसका कथन है? लक्ष्मण सिंह का, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 32, अंबेडकर की पत्रिका नहीं थी, इनमें से कौन सी पत्रिका है जो अंबेडकर की नहीं थी? भारत जनता, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता। अंबेडकर की पत्रिका कौन सी नहीं है? सही जवाब है भारत जनता। बहिष्कृत भारत, मूक नायक और समता तीनों पत्रिका किसकी हैं? अंबेडकर की। प्रश्न नंबर 33, महात्मा गांधी की पत्रिका नहीं थी, हरिजन, नवजीवन, इंडियन माइनॉरिटी और यंग इंडिया।
हरिजन, नवजीवन, इंडियन माइनॉरिटी, यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी की नहीं है? प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब है इंडियन माइनॉरिटी। प्रश्न नंबर 34, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना या फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1935, 1918, 1936, 1920। तो इसका सही जवाब है 1918 बी। प्रश्न नंबर 35, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1956, 55, 50, 54। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1955। वेरी गुड, सही जवाब आ रहे हैं आपके। प्रश्न नंबर 36, तदीय समाज के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती, भारतेंदु, बाल गंगाधर तिलक, नवीन चंद्र राय। तो इनमें से कौन है जो तदीय समाज के संस्थापक थे? ये कई बार मिलान करने के लिए आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वहां पे दे देगा आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, तदीय समाज। तो इस तरह से आपको मिलान करने को दे देगा, कौन सा किसने चलाया है उसके साथ मिलान करना है। तो भारतेंदु ने चलाया है ये तदीय समाज। प्रश्न नंबर 37, अदालती भाषा के संबंध में इश्तिहारनामा निकला, उसमें अदालतों में देशी भाषा के प्रयोग का आदेश किया गया। 1936, 39, 35, 1800। 1936 पढ़ा मैंने, 1836, 1839, 1835, 1800। अदालती भाषा के संबंध में इश्तिहारनामा निकला, उसमें अदालतों में देशी भाषा के प्रयोग का आदेश दिया गया। तो कब निकला ये इश्तिहारनामा, ये पूछा गया आपसे सवाल। तो इश्तिहारनामा निकला है 1836 में। प्रश्न नंबर 38, कलकत्ता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1839, 33, 1817, 1830। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1839, 1833, 1817, 1830। 38 का सी बिल्कुल सही जवाब है आपका, 1817। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? ये भी आया था ना आपको ऑप्शन में अभी वाले एग्जाम में। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826, 31 मई 1826, 28 मई 1826, 26 मई 1826। तो सुरुचि का पहला जवाब आया है बिल्कुल सही, 30 मई 1826, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? अनपढ़ भारतीयों की शिक्षा हेतु, भारतीय राजाओं के लड़कों को अंग्रेजी शिक्षा देने हेतु, प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु ये स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक है। 40 क्वेश्चन ये रहे आपके, 40 क्वेश्चन हमने कर लिए पूरे। अब हम देखते हैं शुक्ल से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। शुक्ल अंकल से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
जैसी गाथा प्राकृत का अपना छंद है, वैसे ही दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सरप्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। 40 के बाद आपका प्रश्न नंबर 1, यानी कि ये है 41वां क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो 40 क्वेश्चन हम और कर सकते हैं ना। कौन कहता है ये? हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ठीक है। श्राव का चार किसकी रचना है? पुष्पदंत, देवसेन, माइल धवल, सरहपा। श्राव का चार किसकी रचना है? पुष्पदंत, देवसेन, माइल धवल, सरहपा। ऑप्शन नंबर बी देवसेन इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा? भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा? लोक भाषा, राजभाषा, देश भाषा, काव्य भाषा। 3 का सी, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 4, 84 सिद्धों में 4 योगिनियों में से एक नहीं है। मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मेदिनीपा। अब आपको लग रहा होगा कि चारों ही है ना। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी मेदिनीपा नहीं है इनमें। मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा तीनों है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई किसकी पंक्ति है? कन्हपा, सरहपा, लुहिपा, डोंबिपा। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। ऑप्शन नंबर ए कन्हपा। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, पुष्पदंत, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, पुष्पदंत, मेरुतुंग। सही जवाब है डी मेरुतुंग। प्रश्न नंबर 7, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु किसकी पंक्ति है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग। 6 का एफ। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु किसकी पंक्ति है ये? 7 का बी, वेरी गुड, हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 8, यह काव्य घटनात्मक नहीं वर्णनात्मक है। शुक्ल जी ने किस काव्य के लिए कहा है? पृथ्वीराज रासो, बेसल देव रासो, हमीर रासो और खुमान रासो। कल आपके जो नए पैटर्न के आधार पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, तो कविताएं पढ़ के आना कल, है ना। कविताएं मतलब मैं ऐसी नहीं बोल रही कि कविताएं ही पूछूंगी, बट कविताएं पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि कविताओं से जिस तरह से क्वेश्चंस आए थे और रचनाओं से, तो उस पैटर्न पे मैं काम करके कल आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, है ना। तो कविताएं पढ़ लेना, बाकी रचनाएं और उसके प्रकाशन वर्ष तो आपको याद करने ही होते हैं। बी बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो नए पैटर्न पे कल हम काम करेंगे, मतलब कल की क्लास में। तो उसी आधार पे, मतलब उसी हिसाब से आपको पढ़ करके आना है। 9 का ए 69 समय। प्रश्न नंबर 10, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। शुक्ल जी का यह कथन किस ग्रंथ के लिए है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, खुमान रासो, हमीर रासो। बी बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज विजय इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11, वेरी गुड मनीषा। प्रश्न नंबर 11, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? सरहपा, कन्हपा, गोरखनाथ, लुइपा। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है?
कन्हप्पा इसका सही जवाब है बी। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ संप्रदाय में नारी निंदा होती है, ठीक है। और नाथों का ये प्रभाव किस पर था? कबीर पर, तो उन्होंने भी नारी निंदा की है। नारी निंदा का मतलब क्या है कि नारी से दूर रहो, वो जो है भक्ति के मार्ग में बाधा है, ठीक है। नारी का कामिनी रूप। प्रश्न नंबर 13, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? गारसा दत्तासी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 14, रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? रासो काव्य और उनके रचनाकारों के संबंध में सिर्फ एक ही है जो सुमेलित है यहाँ पर सही से। पृथ्वीराज रासो के आगे जगनिक लिखा है, परमाल रासो के आगे कल्हण लिखा है, और हमीर रासो के आगे नरपति नाला लिखा है, खुमान रासो के आगे दलपति विजय लिखा है। गुड 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 सुरुचि एंड मनीषा, बिल्कुल सही जवाब है आपका खुमान रासो दलपति विजय। ये भी बताएं, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, हमीर रासो, परमाल रासो, और हमीर रासो किसके हैं? कल्हण की क्या है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, कल्हण की राज तरंगिणी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरपति नाला का बीसल देव रासो है, ये पता होने चाहिए आपको सारे। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा कि रासों की उत्पत्ति रसायन से हुई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? सी, ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 17, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 17, डी, आचार्य शुक्ल, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 18, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, माधवनल, कामकंदला। मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, माधवानल, कामकंदला। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना है? प्रेम की पीर को, लौकिक प्रेम को, प्रतीकात्मक प्रेम को, या दार्शनिक अभिव्यक्ति को? प्रेम की पीर, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 20, आपको इनको मिलान करना है। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका सही जवाब है ए, 3 1 3 2 1 4। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, और 3 का है 1 माधवाचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद का विष्णु स्वामी। ऐसे
प्रश्न नंबर 21, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। इस काल में साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय है, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है। इस काल में हिंदी को राजभाषा पद मिला। कोड दिए हुए हैं आपको, कोड में आपको आंसर देना है। सही जवाब है इसका बी, यानी कि केवल ग। इस साल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है। प्रश्न नंबर 22, ओहो इसका तो जवाब भी आ गया साथ में। चलो एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है, जाहिर सी बात है। प्रश्न नंबर 23, इसको आपको सुमेलित करना है, किसका जन्म काल कब है ना? मैंने कल भी आपको ये बताया था, किसका जन्म कब हुआ उसके आधार पर आपको इसको मिलान करना है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब जिसमें एक ही क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन कवर हो जाए, है ना? तो यहां पर 4 क्वेश्चन कवर होते हैं एक ही क्वेश्चन में। ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं आपका टेस्ट लेने के लिए अच्छे से। तो देखते हैं इसका जवाब सी, 1 2 3 4 ही है। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, रामानंद का 1368 में, गुरु नानक का 1469 और दादू दयाल का 1544। प्रश्न नंबर 24, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं नाभादास, नानक देव, दादू और लालचंद। प्रश्न नंबर 24 के लिए सही जवाब है दादू दयाल। प्रश्न नंबर 25, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में या फिर संबंध में यह कथन किसका है? तो 25 का जो सही जवाब है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बिल्कुल सही जवाब जो पहला जवाब आया हमारे पास सुरुचि का। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 26, धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दादू, रज्जब, रैदास और नूर मोहम्मद। बीस का सही जवाब है रज्जब। प्रश्न नंबर 27, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज नेता का, कट्टोक्तिकार का, क्या होगा यहाँ, मतलब कटुक्ति बोलने वाले, कड़वे वचन, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, और गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। सताइस का बी, सी इसका सही जवाब है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है आपको। माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 28 का बी, रामानुजाचार्य पहले आएंगे, फिर माधवाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर वल्लभाचार्य। वेरी गुड, बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 29, काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है। कबीर के रहस्यवाद को परिभाषित करना उपयुक्त कथन किसका है? मतलब कबीर के रहस्यवाद को प्रभावित करता हुआ ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब डी है, जयशंकर प्रसाद।
30 जायसी की भाषा देशी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदय ग्राहिणी है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी और गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। फागुन पवन झकोरा बहा, चैगुन सिउ जादू नहीं सहा, तन जस पियर पात था मोरा, ते ही पर बिन रहा, दे दू झकझोरा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास, तुलसीदास, जायसी और बिहारी। आंसर है सी यानी कि जायसी। प्रश्न नंबर 32। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर परिचय अनंत दास की रचना है। कबीर परिचय में कबीर के व्यक्तित्व और जीवन संबंधी तथ्य हैं। कबीर परिचय में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है। और कबीर परिचय में तो कबीर के साथ संत पीपा का नाम भी आता है। तो आपको क्या बताना है? सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है आपको। बत्तीस का सही आंसर है डी। कबीर परिचय में कबीर के साथ संत पीपा का वर्णन नहीं है जी। प्रश्न नंबर 33। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम? दादू, मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास। सही जवाब है बी, गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। प्रश्न नंबर 34। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? प्रश्न नंबर 34 के लिए आपको जवाब देना है। ए इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सुदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली और 5 भाषाओं में 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। थर्टी फाइव का सही जवाब दिया है सुरुचि ने, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 36। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? अवधि भाषा का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? खालिक बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन, मृगावती। अवधि का प्रथम प्रयोग अवधि का पहला प्रयोग कहां पर मिलता है? खुसरो में, है ना? खुसरो की रचनाओं में। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? 7 जून 1951, 8 जून 53, 9 जून 54, 7 जून 55। राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? 37 का डी बिल्कुल सही है, 1955। ये सवाल आपसे पूछा गया था, नहीं ये वाला नहीं था, वो ऐसा ही कुछ था वो भी, है ना? ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था ना अभी एग्जाम में, 1955 ही उसका आंसर था। चले, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शारसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण।
38 का सी मनीषा, वेरी गुड। अर्धमागधी बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 39 स्पर्श संघर्ष व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स, य, न, झ। स्पर्श संघर्षी झ। 39 का 4। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? 700 से 1400, 693 से 1693, 1000 से 1600 और 950 से 1700। प्रश्न नंबर 40। पेपर का मतलब अभी वाले पेपर का जो अभी हुआ है, कल कर लेंगे पेपर। एक्चुअली मैंने सॉल्व करके दिया वो वीडियो बना करके, लेकिन वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुई। और अगर अभी देखते हैं, अभी टाइम बचता है तो मैं आपको थोड़ा सा करवा दूंगी उसको। पता नहीं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं अभी। 693 से 1693 कल करवा दूंगी, कल पक्का रहा डन, ठीक है। कल नए पैटर्न के साथ आपका जो ये रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। कल वही करेंगे। देसिल बहना सब्जन मिठा मिठा किस कवि ने कहा था? 40 का डी, अभी 41 आपके सामने है। हाँ, कल पक्का डन है हमारा, कल करेंगे उसको, है ना। विद्यापति, देसिल बहना सब्जन मिठा। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनुप्रिया। कल थोड़ा मतलब जल्दी आ जाना क्लास में कि मेरे को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो हम कल पूरा पेपर करेंगे विद उसके कॉम्प्रिहेंशन के, है ना। कॉम्प्रिहेंशन के साथ करेंगे हम उसको। 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना आपको, तो 10 नंबर तो आपके उसमें भी पक्के होते हैं अगर आप उसको ढंग से करें तो। कनुप्रिया। 43 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध। देखो ये फ्री के नंबर हैं आपके, जो पैराग्राफ आपसे पूछा जाता है ना, क्योंकि आंसर तो सामने ही दिया होता है आपके। अब पता नहीं बच्चों को पता है कि क्लास हो रही है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता ना। और कई तो पढ़ना भी छोड़ चुके होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अब पेपर कैंसिल हो गया, अब क्या ही पढ़ना। कईयों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उपन्यास सही है, सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 44। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर अच्छा हुआ था, अब कैंसिल हो गया, अब क्या ही करना है, अब रहने देते हैं। अब चाह के भी कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस डाउन। कई घूमने फिरने में लगे होते हैं, अपना अपना सबका हिसाब किताब है, जिसने पढ़ना है उसने आना ही है ना। अगर आपने फीस दी है तो आपको फायदा लेना चाहिए। पढ़ने के लिए ही आपने ज्वाइन किया है ना, है ना। रेणु, प्रख्यात कथाकार रेणु के पत्रों का संग्रह है ये चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे। और इसका संपादन किसने किया है? भारत यायावर ने। प्रश्न नंबर 45। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। फोर्टी फाइव का ए बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 46। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव को लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद किए हैं? 20, 26, 28, 27।
सही जवाब है इसका सी 28। प्रश्न नंबर 47, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? कल कौन सा पेपर कर रहे थे हम? 2017 का पेपर किया था कल, है ना? और ये है 2021 का या 22 का, ये 22 का है शायद। 17 में और 22 में दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? मतलब सेम नहीं है, बिल्कुल घुमा फिरा के थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा हेर फेर है शब्दों का, बट ये क्वेश्चन है। बी, पद पूर्वार्थ वक्रता। ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है। पद पूर्वार्ध वक्रता, देखो जो चीजें अभी आपको नहीं समझ में आ रही है उनको ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपका एग्जाम है और अगर आप चीजों को डीपली जाकर के स्टडी करने लगेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पीवाईक्यूज लगाने हैं आपको, है ना। तो अभी आपने वही करना है, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको छोड़ देना है, ठीक है। पद से कुंतक का अभिप्राय है व्याकरण व्याकरण आचार्य प्रतिपादित सुबंत और तिड़ंत पद। इससे स्पष्ट है कि पद के दो भाग होते हैं, एक तो सुप और तिंग परार्थ रूप, और दूसरा प्रकृति उसका पूर्वार्ध रूप। प्रकृति को क्रम से प्रतिपादिक और धातु कहते हैं। प्रतिपादिक सुबंत होने पर पद बनता है तथा धातु तिङंत होने पर, अतः जो प्रतिपादक या धातु के वैचित्र्य से होने वाली वक्रता है वह पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। निशा अग्रवाल की पुस्तक से है ये। ये पीवाईक्यू है, लिरिकल बैलेट्स। इस बार भी आया था आपको मिलान करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन। 1978 किन दो कवियों की रचनाओं का संग्रह है? प्लेटो एवं अरस्तु, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, इलियट और रिचर्ड्स, और क्रोचे एवं मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसका सही जवाब है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। वेरी गुड मनीषा। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वबंधु। इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 50, प्रश्न नंबर 50, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये पंक्तियां किस अंग्रेज अधिकारी की हैं? मैकाले, विलियम जोन्स, कैनिंग या फिर हंटर। सही जवाब है हंटर। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? हैमरमास, ल्योतार्थ, ग्वात्री, मदन स्वरूप। सही जवाब है बी, ल्योतार्थ। गुड। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? राधा कृष्ण दास, बजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त, भगवती चरण चट्टोपाध्याय। सही जवाब है बजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का क्या अर्थ है? इस बार भी ऐसा कबीर की पंक्ति से कोई शब्द का अर्थ पूछा था, है ना। तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। 5 बजे नहीं हो सकता टाइम। देखो अभी मनीषा टाइम चेंज हुआ है और 5 बजे आजकल मैं भी बिजी होती हूँ, मतलब मैं भी 6 बजे ही घर पहुंचती हूँ, 6 की भी बाद ही पहुंचती हूँ। तो अ, अभी नहीं हो सकता ये, अभी पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में शायद हम नेक्स्ट बैच में टाइम चेंज करें। इस बैच में तो नहीं लगता मुझे कि टाइम चेंज हो सकता है ना। ठीक है मनीषा। इसका सही जवाब गोटी। प्रश्न नंबर 54, अंधेरे में कविता में काव्य वाचक किसे पितः ओपितः कहकर संबोधित करता है? डी, तिलक। बैटरी लो। चले एंड कर देते हैं क्लास, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई और टाइम भी हो गया, है ना।
तो कल हम क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया है। कल की क्लास में हम पेपर सॉल्व करेंगे, ये प्रीवियस वाला है ना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, कल बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। कल जल्दी आ जाना, फिर कल हम पेपर डिस्कस करेंगे ना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।